अलीपुर जेल का अस्पताल चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। एक कमरे में अंग्रेजों का सबसे बड़ा सरकारी गवाह नरेन गोसाई बैठा हुआ था। उसे लग रहा था कि अब अंग्रेजी सरकार उसे बचा लेगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि मौत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। अचानक एक युवा क्रांतिकारी उसके सामने आया और फिर अस्पताल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पहली गोली चल चुकी थी, लेकिन नरेन अब भी जिंदा था। वह चीखता हुआ अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। उसी समय एक दूसरा युवा क्रांतिकारी तेजी से अपने बिस्तर से उठा। उसने अपने पिस्तौल की सारी गोलियां नरेन गोसाई के शरीर में उतार दी। कुछ ही सेकंड में पूरा अस्पताल खून और चीखों से भर चुका था। ब्रिटिश अधिकारी समझ ही नहीं पाए उनकी सबसे सुरक्षित जेल के अंदर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया। उस युवा क्रांतिकारी का नाम था कन्हैया लाल दत्त। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने ब्रिटिश साम्राज्य को खुली चुनौती दे दी थी। भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ कुछ नामों की कहानी नहीं है, यह उन हजारों वीरों की कहानी है जिन्होंने अपने सपने, अपना परिवार, अपनी जिंदगी तक देश के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन अफसोस, इतिहास की किताबों में उनमें से कईयों के नाम खो गए और उन्हीं भूले बिसरे क्रांतिकारियों की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं यह चैनल, जहां हम आपको सुनाएंगे भारत के उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां जिन्होंने अंग्रेजी सरकार को चुनौती दी, लेकिन इतिहास में उन्हें वह पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। अगर आप भी भारत के उन अनसुने नायकों की सच्ची कहानियां जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने 14 साल के वीर क्रांतिकारी योगेंद्र नाथ और बैटल ऑफ जलालाबाद की कहानी बताई थी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जानते हैं उस क्रांतिकारी की पूरी कहानी जिसने अंग्रेजों के सबसे बड़े गवाह को जेल के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया। उस वीर का नाम था कन्हैया लाल दत्त। सन 1887 ब्रिटिश भारत का बंगाल। भारत पर ब्रिटिश शासन के अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे थे। उसी दौर में जन्म हुआ कन्हैया लाल दत्त का। कन्हैया लाल का जन्म 30 अगस्त 1988 कोलकाता में हुआ था। उनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए उनके माता पिता ने उनका नाम कन्हैया लाल रख दिया। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था। उनके पिता चुन्नीलाल दत्त बॉम्बे के नौसेना विभाग में अकाउंटेंट थे। कन्हैया लाल का बचपन कुछ समय बॉम्बे में बीता, जहां उन्होंने शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। बाद में उनका परिवार वापस बंगाल आ गया। उन्होंने चंदन नगर के डुप्लेक्स विद्या मंदिर में पढ़ाई की और आगे चलकर उगली मोहसिन कॉलेज से बीए की पढ़ाई पूरी की। परिवार से आर्थिक सहायता न मिलने के बावजूद उन्होंने बीए की पढ़ाई ट्यूशन पढ़ाकर और छोटी मोटी नौकरियां करके पूरी की। किसी ने सच ही कहा है, जहाँ चाह वहाँ राह। बचपन से ही वे बेहद तेज दिमाग और शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर देशभक्ति की आग जल रही थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे व्यापार करना चाहते थे, लेकिन व्यापार शुरू करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और वो अंग्रेजों की नौकरी करना नहीं चाहते थे। आखिर में उन्होंने अपने मन की आवाज़ सुनी और भारत माता को आज़ाद कराने के लिए क्रांति की राह पर चल पड़े। बंगाल विभाजन और मुजफ्फराबाद बम कांड। उस समय बंगाल में राजनीतिक माहौल बड़ी तेजी से बदल रहा था। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया, जिसने पूरे बंगाल में आक्रोश फैला दिया। लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति के तहत हिंदुओं और मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। यहीं से बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों की नई लहर शुरू हुई। कई युवा गुप्त संगठनों से जुड़ने लगे। इन्हीं संगठनों में से एक था अनुशीलन समिति और बाद में उससे जुड़ा सशस्त्र क्रांतिकारी समूह जुगान्तर। कन्हैया लाल भी धीरे धीरे इन क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। उन्होंने हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली और गुप्त बैठकों में हिस्सा लेने लगे। इसी दौरान एक अंग्रेजी अधिकारी का नाम क्रांतिकारियों के निशाने पर आया, डगलस किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड एक ब्रिटिश जज था जो क्रांतिकारियों को कठोर सजा देने के लिए बदनाम था। वह युवा राष्ट्रवादियों को लंबी जेल और कठोर सजा देता था। बंगाल के क्रांतिकारियों के बीच उसके प्रति भारी गुस्सा था। जुगान्तर समूह ने यह फैसला किया कि किंग्सफोर्ड को खत्म किया जाएगा। इस मिशन की जिम्मेदारी 2 युवा क्रांतिकारियों को दी गई, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की। 30 अप्रैल 1908 की रात मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की बग्गी को निशाना बनाकर एक बम फेंका गया, लेकिन दुर्भाग्य से जिस गाड़ी पर हमला हुआ उसमें किंग्सफोर्ड नहीं था। उसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं थी जिनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार पूरी तरह बौखला गई।
पूरे बंगाल में बड़े स्तर पर छापामारी शुरू हुई। 2 मई 1908 को कोलकाता में मुरारी पुकार स्थित एक गुप्त क्रांतिकारी ठिकाने पर पुलिस ने छापा मारा। वहां से बम बनाने का सामान, हथियार, गोला बारूद और कई दस्तावेज बरामद हुए। इसके बाद 30 से 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों में अरविंदो घोष, बारिंदा घोष, हेमचंद्र कनुगो और कन्हैयालाल दत्त शामिल थे। इस मुकदमे को इतिहास में अलीपुर बॉम्ब केस के नाम से जाना जाता है। सभी क्रांतिकारियों को अलीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया। शुरुआत में अंग्रेजों का केस काफी कमजोर था। उनके पास क्रांतिकारियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं थे, जिससे क्रांतिकारियों को ज्यादा दिन तक जेल में रखना संभव नहीं था। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। गिरफ्तार क्रांतिकारियों में से एक व्यक्ति नरेन गोसाई ब्रिटिश सरकार का सरकारी गवाह बन गया। वह सभी क्रांतिकारियों के खिलाफ कोर्ट के सामने गवाही देने के लिए तैयार हो गया। अगर कोर्ट में उसकी गवाही पूरी हो जाती तो कई क्रांतिकारियों को फांसी या काला पानी की सजा हो जाती। ऐसे में कन्हैयालाल ने फैसला किया कि नरेन को रोकना जरूरी है। जेल के अंदर ही योजना बनाई गई कि उसे खत्म किया जाएगा। इस काम की जिम्मेदारी कन्हैयालाल दत्त और उनके साथी सत्येंद्र बोस ने उठाई। नरेन को खत्म करने की एक खतरनाक योजना बनाई गई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि जेल के अंदर हथियार कैसे आएंगे। इसके लिए क्रांतिकारियों ने जेल के बाहर कुछ क्रांतिकारियों से संपर्क किया। कड़ी सुरक्षा के बावजूद क्रांतिकारियों ने किसी तरह खाने के सामान में छुपाकर 2 रिवॉल्वर जेल के अंदर पहुंचा दी। सरकारी गवाह बन जाने की वजह से नरेन को बाकी क्रांतिकारियों से दूर जेल अस्पताल में छुपाकर रखा गया था। सत्येंद्र नाथ खांसी का मरीज बनकर अस्पताल में भर्ती हो गया। अस्पताल में सत्येंद्र ने अंग्रेज अधिकारियों के सामने अपने जीवन से निराशा जताई और नरेन की तरह सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई। अंग्रेज अधिकारी सत्येंद्र की बातों में आ गया और उस पर विश्वास करने लगा। और फिर आया 31 अगस्त 1908 का दिन। कन्हैयालाल पेट दर्द का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गया। अस्पताल में उन्होंने पेट दर्द के बहाने जोर जोर से चिल्लाकर उन्होंने सत्येंद्र नाथ को अपने आने का इशारा दे दिया। सत्येंद्र ने अंग्रेजी अधिकारी के सामने नरेन गोसाई से मिलने की इच्छा प्रकट की। अंग्रेज अधिकारी सत्येंद्र की बातों में आ गया और उसे लेकर नरेन के पास चला गया। वहां बातों बातों में मौका देखकर सत्येंद्र ने नरेन पर गोली चला दी, लेकिन दुर्भाग्य से गोली नरेन के पैर में लगी। नरेन गोसाई चिल्लाता हुआ अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल में भागने लगा। उसी समय कन्हैयालाल अपने बिस्तर से उठकर नरेन के पीछे दौड़ पड़े और मौका पाकर कन्हैयालाल ने अपनी पिस्तौल की सारी गोलियां नरेन पर खाली कर दी। कुछ ही क्षणों में नरेन की मृत्यु हो गई। यह समाचार बिजली की तरह पूरे कोलकाता में फैल गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे बड़े नेताओं ने यह समाचार सुनते ही पूरे कोलकाता में मिठाइयाँ बंटवाई। अलीपुर सेंट्रल जेल के अंदर हुई इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया। अंग्रेजों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी सबसे सुरक्षित जेल के अंदर क्रांतिकारियों ने ऐसा साहसी हमला कर दिया। यह अंग्रेजी हुकूमत की बहुत बड़ी हार थी। इसके बाद कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बोस पर अलग अलग मुकदमे चलाए गए। अदालत में कन्हैयालाल ने अपने बचाव की ज़्यादा कोशिश नहीं की। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने यह काम अपने देश के साथ गद्दारी करने वाले व्यक्ति को सज़ा देने के लिए किया है। 21 अक्टूबर 1908 को दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 10 नवंबर 1908 की सुबह सिर्फ 20 साल की उम्र में कन्हैयालाल दत्त हंसते हुए फांसी के तख्ते की ओर बढ़े। कहा जाता है कि उनके चेहरे पर डर नहीं था। वह पूरी शांति और साहस के साथ अपने अंतिम क्षणों का सामना कर रहे थे। उनकी इस शहादत ने पूरे बंगाल के युवाओं में नई ऊर्जा भर दी। आज भी कन्हैयालाल दत्त को भारत के उन क्रांतिकारियों में याद किया जाता है जिन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन इतिहास में उन्हें वह पहचान नहीं मिल सकी जिसके वे वास्तविक अधिकारी थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।